समारोह के आयोजन के अवसर पर छिंदवाड़ा से चलकर हमारे बीच अपना अमूल्य समय देने के लिए उपस्थित हैं वाइस चांसलर। बड़ा गर्व होता है जब हमारे समाज की मोटी महिला वाइस चांसलर जैसे सम्मानित पद पर पहुंचे। बहुत बड़ी बात है और अब सौभाग्यशाली है कि इस समय हम लोग देख रहे हैं। आपके बारे में है कि विभिन्न क्षेत्रों में आप समाज के कामों में लगी रहती हैं और हमारे मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत सम्मानीय दुर्गाधर द्विवेदी साहब, वो वेदों से लेके उपनिषदों से लेके पुराण सभी के ज्ञाता हैं और उन्होंने अब उनका इतना ज्ञान है कि बहुत कम तो समय ही दिया गया ज़्यादा, तो पूरा सत्र वही लेता और हमेशा प्रेरित करने वाले हमारे तपू मोहन जी सर, जो हमेशा विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में हमको जगाते रहते हैं। क्या हुआ भाई साहब, ये करना है, पूरी योजना कार्य योजना जो है वो सब के सृजन करना यही है मोहन भाई साहब। और डॉक्टर साहब जिनको आपने सुना ये भी जबलपुर से आए हैं, के चतुर्वेदी साहब और राम कुमार चतुर्वेदी साहब, आप दोनों के भरोसे हम कोई भी कार्यक्रम छोड़कर हम निश्चिंत हो जाते हैं। हर कार्यक्रम को सफल बना देते हैं ऐसे और हमेशा सहयोग करने के लिए तत्पर रहते सामाजिक दायित्व के निर्वहन के लिए। तो ऐसे सम्मानित चतुर्वेदी साहब हमारे जबलपुर से प्रिंसिपल साहब हैं मार्को जी, वनवासी कल्याण के यहाँ पे जो संस्था है वनवासी कल्याण परिषद, उसके जिलाध्यक्ष हमारी गुरुवे जी और यहाँ पे जनपद सदस्य भी हैं सविता जी और हमारी हुई के बहन जी, बहुत से हमारी अधीक्षिकाएँ हैं। अब सब इतना समृद्ध मंच है। धनौरा से आए हैं अर्जुन जी थोड़ा खड़े हो जाइए, जनपद के उपाध्यक्ष हैं, युवा हैं, जनपद के उपाध्यक्ष हैं, वो अपनी पूरी टीम के साथ आए हैं और इनके अंदर बड़ा जोश है और समाज के प्रति अच्छा करने के लिए जो अच्छे से अच्छा हो सके उसके लिए बहुत उत्साह से आगे बढ़ के काम करते हैं बिना किसी राजनीतिक विचारधारा की चिंता किए। समाज के लिए वो हमेशा समाज को अच्छा बनाने के लिए आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं। जैसे हमारे अर्जुन जी, अर्जुन तो आपने महाभारत में सुना ही है ना, इसी तरह के अर्जुन है। इसको लक्ष्य दिख रहा है कि करना क्या है। ज्यादा समय नहीं लूंगा, काफी समय से हमारे बच्चे सुबह से आए हुए हैं। मैं क्योंकि हम सब यही के हैं तो मैं अपना परिचय देना ठीक समझता हूँ। मैं ग्राम जावलकाठी का रहने वाला हूँ, बरघाट के पास। वहाँ शासकीय प्राथमिक शाला में पढ़े, शासकीय प्राथमिक शाला में काटपट्टी वाले स्कूल में पढ़े, कोई कॉन्वेंट कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़े पहली चीज। और बरघाट में हायर सेकेंडरी किया। तो ये मत सोचना कि कोई कहीं और से पढ़ के आए आप ही के बीच में, बल्कि आप जिन स्कूलों में पढ़े हैं उनमें बहुत ज्यादा सुविधाएं थी, बहुत ज्यादा शिक्षक थे और हैं। हम जब थे तो 5 कक्षाएं थी और 1 शिक्षक, 5 कक्षाएं और 1 शिक्षक। लेकिन उन्होंने, क्योंकि उनको याद किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते, उनके कारण ही आज यहाँ आपके सामने हम खड़े। तो हमारे शास्त्रों में भी ईश्वर से भी पहले गुरु को माना है। तो ऐसे जो गुरु रहे, हमारे शिक्षक रहे, उनको सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले हम भारत माता की जय कर लें। भारत माता की। थोड़ी आवाज कमजोर है, शिवली की आवाज है, ये पहुंचना चाहिए जबलपुर तक। भारत माता की।
महारानी दुर्गावती अमर रहे अमर रहे। महारानी दुर्गावती अमर रहे अमर रहे। महारानी दुर्गावती, महारानी अहिल्याबाई, महारानी अहिल्याबाई। और हमारे जो शिवलिंग के सभी देवी देवताओं की जय। और आप सबकी, आप सबके लिए तो जोर से बोलो जय। आप सबकी थोड़ी थकावट कम हुई तो अब मैं विचार कर रहा था कि यहाँ युवा है, खासकर महिला शक्ति है ज्यादा। तो हमारे ऋषियों ने जीवन के 4 आश्रम बताए। जीवन ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो हमको हमारे जीवन को इस तरह से 4 भागों में हमारे ऋषियों ने विभाजित किया है। और अभी हमारे जो यहाँ साथी बैठे हैं, युवा बच्चे बैठे हैं, ये सब किस उसमें है? ब्रह्मचर्य में। तो इस बार अपने वो बहुत विस्तार से हर जो आश्रम के काम बताए हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि ये जो अभी आपका समय है, इसमें आप जो करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, वो आगे के आपके 80 साल, कितने वर्ष? 80 वर्षों का जीवन का निर्धारण हो। तो इसलिए ये जो समय है, ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय, सबसे महत्वपूर्ण जो आश्रम व्यवस्था में यदि जाए तो सबसे महत्वपूर्ण समय यही है। यही आपके जीवन का आधार है जो आगे की दिशा और दशा को तय करता है। ये हमारी जो बहनें बैठी हुई हैं आज यहाँ हमारे सामने क्यों बैठे? केवल शिक्षा के कारण। इन्होंने उस समय का सही उपयोग किया, सही उपयोग किया, इसलिए आज बराबरी से बैठी। समाज में के निर्माण में उनका बराबर का योगदान, और कहीं कहीं तो बहुत आगे भी है पुरुषों की तुलना में। और जैसा अभी बता रहे थे चतुर्वेदी साहब कि हमारे देश के बारे में बड़े भ्रम फैलाए विदेशियों का कि हमारे यहाँ नारी को पीछे रखा जाता है, नारी को पूरे अधिकार प्राप्त नहीं। लेकिन ये बहुत ही भ्रमित जानकारी है। हमारे यहाँ तो प्राचीन काल में भी गार्गी जैसी विदुषी हुई है। आपके उपनिषदों में टीकाएं करने में भी वो पीछे नहीं रही, ऐसी ऐसी नारियां हुई। और हमेशा भारत देश का जो सम्मान है, गौरव है, हमारे देश की नारियों ने बढ़ाया है। मध्यकाल में यदि हम आते हैं, इतिहास को 3 भागों में बांटा है, प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। तो मध्य भारत में भी हम जाते हैं तो यदि मैं कभी सोचता हूं कि यदि उस समय महारानी दुर्गावती, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, अहिल्याबाई, ये यदि नहीं होते तो हमारे देश का इतिहास कैसा लिखा जाता? रानी कमलावती, जब हम रानी अहिल्याबाई, महारानी दुर्गावती और को याद करते हैं तो रानी कमलावती को भी, जो भोपाल की रानी थी, उनको भी याद करना बहुत जरूरी है। और चतुर्वेदी साहब ने कहा है, आप इतिहास को, कौन सी संस्था है? इतिहास के संकलन में भी आप हैं। तो हमारा जो इतिहास लिखने में भी न्याय नहीं, ये ऐसे कि जब इतिहासकारों ने जब इतिहास लिखा तो उनकी जो मानसिकता थी, या तो कम्युनिस्ट विचारधारा थी, या फिर
ऐसी विचारधारा थी कि हम अपना जो अतीत का गौरव है उसको सही रूप में पूरी तरह से ना समझ पाए और सही दिशा ना मिल पाए। लेकिन अब हमारे जो मंचासीन हैं और मंच के सामने हैं, ये सब लोग इस काम में लगे हुए हैं और आप बच्चों भी उसमें सहयोग कर रहे हैं। सही इतिहास, यदि अब महारानी दुर्गावती की चूंकि पंचशती है तो उस परिपेक्ष में भी हम बात करें तो महारानी दुर्गावती के बारे में कितने लोग जानते हैं बताइए? सभी जानते हैं। नहीं, आप जानते हैं? बच्चे जो हैं अभी बताया गया उसके पहले कितना जानते थे? बहुत कम जानते थे ना, बहुत कम इतिहास है। सही एक पैराग्राफ या एक पेज का की जानकारी सिलेबस में कहीं मिलती। लेकिन अब जब से चतुर्वेदी साहब पंचशती समारोह का आयोजन हो रहा है, चतुर्वेदी साहब इतिहास का संकलन कर रहे हैं, तो इसके बाद सब लेख लिख रहे हैं। तो जब लेख लिख रहे हैं तो कुछ सामग्री अब मिल रही है। और न केवल महारानी दुर्गावती, ऐसे अनेकों जो जनजाति के लोग, आदिवासी जो पराक्रमी हैं, जिन्होंने बलिदान दिए, अनेकों लोग। स्वतंत्र संग्राम का जब इतिहास हमारा लिखा जाता है, हम पढ़ते हैं, उसमें जो बताया जाता है उसमें जनजाति का जो योगदान है वो बहुत कम बताया गया। जबकि अभी NCST ने जब आयोजन कराए कॉलेजों में पिछले साल, तो उसमें पाया गया कि कम से कम 100 के आसपास जनजाति क्रांतिकारी ऐसे रहे जिन्होंने लाखों जनजातियों के साथ अपना बलिदान दिया, जिसका कहीं इतिहास में उल्लेख नहीं है। आपने RR मूवी देखी है क्या? RR मूवी किसी ने देखी? सभी ने देखी। वो उधर देखी। खड़े हो जाओ बेटा। उन्होंने देखी। RR मूवी में जो पात्र हैं हीरो, वो जनजाति के। तो RR मूवी जरूर देखिए। कॉलेज में चतुर्वेदी साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि कॉलेज में दिखाएंगे, दिखाने के बाद हम भी आएंगे, फिर उसमें हम चर्चा करेंगे। मूवी देखना चाहिए, चर्चा भी करना। तो इस तरह का बड़ा ही समृद्ध, मैं तो समृद्ध बोलूंगा, इतिहास रहा है हमारे देश का, हमारे सनातन परंपरा का, संस्कृति का और हमारे जनजाति वियोगों का। तो अब अभी तक देखो इतिहास किसने लिखा? शिकारियों ने लिखा। शेरों का इतिहास कैसा लिखा? शिकारी यदि लिखेगा शेरों का इतिहास तो क्या लिखेगा? शेर को बहुत वीर बताएगा क्या? नहीं बताएगा ना। तो अब समय आ गया है कि जो इतिहास है, शेरों का इतिहास कौन लिखे? शेर ही लिखे। तो अब हमारे पास वाइस चांसलर जैसे लोग हैं, बहुत बुरी लोग हैं, तो और सारे के अच्छे अच्छे जनप्रतिनिधि हैं, और चतुर्वेदी साहब जैसे जो विद्वत जनों का हमको सहयोग और मार्गदर्शन है, तो हमारा अपना अच्छा इतिहास, सही इतिहास लिखने की आवश्यकता है। आप सहमत हैं कि नहीं? सहमत हैं तो तालियां बजाइए। अब हम विचार करते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, यहाँ आप आए हैं, कितने ही छात्र ऐसे हैं जो आपकी उम्र के हैं जो कॉलेज में नहीं आ पाते, पढ़ाई नहीं कर पाते। तो आपको आपके माता पिता बड़ी उम्मीद के साथ, वो चाहे मजदूरी कर रहे होंगे, कब खा रहे होंगे, कब कपड़े पहन रहे होंगे, आपके भाई बहनों की आवश्यकताओं को भी कम कर रहे होंगे, लेकिन आपकी पढ़ाई की पूरी व्यवस्था वो कर रहे हैं। और उसके एवज में वो आपकी माता जी हैं, वो ज्यादा काम कर रही है, घर का भी काम कर रहे हैं, बाहर भी कर रहे हैं। आप यदि नहीं पढ़ते होते, घर में रहते, तो आप उनको सहयोग कर रहे होते।
कर रहे होंगे ना। अभी जैसे धान, मक्का भी टूट रहा है और धान की कटाई भी हो रही है, इसके बाद गेहूं भी बोएंगे। तो उसमें अभी आप यदि कॉलेज में नहीं होते तो घर में सहयोग कर रहे होते कि नहीं? तो वो आपको बड़ी उम्मीद से आपको कॉलेज भेज रहे हैं और वो ये अपेक्षा किए हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो अपने पैरों में खड़े होंगे, अच्छी पढ़ाई करके और एक सम्मानित जीवन जिएंगे। तो उनकी उम्मीदों को आप पूरा करने का दायित्व किसका है? आप लोगों का ही है ना। तो इसको कभी मत भूलना, जब भी आप पढ़ाई में लापरवाही करने का मन हो या आपके जो कदम हैं थोड़े डगमगाने की दिशा में यदि जाएं, तब जरूर अपने माता पिता, बड़े भाई बहन जो भी आपका सहयोग कर रहे हैं उनको याद कर लें। वो आपको ज्यादा से ज्यादा परिश्रम करने, अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करेंगे और आपको आगे बढ़ने में मदद करें। इसलिए उनकी उम्मीदों को पूरा करना। और आप LLB कर रहे हैं, मैनेजमेंट के बच्चे हैं, BA के बच्चे हैं, तो आपके लिए अवसर बहुत है। खासकर बच्चों के लिए अभी 33% रिजर्वेशन है PSC में। डिफेंस में भी आपको अब महिलाओं को कमीशन अभी सरकार ने शुरू कर दिया, कमीशन दे। इस तरह से PSC की जब सिलेक्शन लिस्ट आती है उसमें हमारी जो बच्चियों का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है। तो आप पूरा समय, पूरा अपना ध्यान पढ़ाई पे दीजिए। कोचिंग की व्यवस्था चतुर्वेदी साहब यहाँ संभव है, PSC कम से कम PSC की कोचिंग तो शुरू कराएंगे, उसमें हम भी आएंगे। सबके सहयोग से यहाँ पे PSC की कोचिंग की क्लास भी होगी और इस कॉलेज से हम देखना चाहते हैं कि लोग कम से कम डिप्टी कलेक्टर और DSP तो बने। क्या बने? और क्योंकि लॉ भी है, BA भी है, BA LLB भी है और LLB भी और MSc भी, B.Ed है, तो यहाँ पे हम अच्छे शिक्षक भी बना सकते हैं और अच्छे जज भी हो जाएंगे और वकील भी। पर उससे पहले जो हमारी शिक्षा है, भारतीय जो शिक्षा है, सनातन संस्कृति रही है, जो आश्रम व्यवस्था पहले थी, तो हमारी जो शिक्षा है वो केवल शिक्षा नहीं, केवल हमको शिक्षित नहीं बनना है, संस्कारित शिक्षा होनी। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो कि चतुर्वेदी साहब, उनका पूरा परिवार और जो स्टाफ है वो खुद ही संस्कारित है, तो हमें पूरा विश्वास है कि हम इस कॉलेज के माध्यम से बच्चों को संस्कारित शिक्षा दे रहे हैं। तो उस योगदान के लिए चतुर्वेदी साहब के लिए तो यहाँ पे एक तो कोचिंग की सारी व्यवस्था होगी आपकी बहुत। वैसे तो देखिए करियर गाइडेंस के भी बात करेंगे, जब अलग से करेंगे, अभी समय नहीं है। हमारे जो अतिथि आए हैं वो दूर से आए हैं और समय का भाव यहाँ दूसरा कार्यक्रम भी होना है। चतुर्वेदी साहब बार बार घड़ी दिखा रहे हैं, लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ कि अलग से हम लोग बैठेंगे, करियर गाइडेंस के लिए बात करेंगे और लेकिन कौन से एरियाज हैं आपके लिए आगे बढ़ने के लिए, उस पर भी बात करेंगे, करते रहेंगे धीरे। एक बार में सब याद नहीं रहेगा, लेकिन बस मेरा ये अनुरोध है कि महारानी दुर्गावती जिस समय हुई हैं, बस 1 मिनट में मैं अपनी बात पूरी करूंगा कि महारानी दुर्गावती जिस समय हुई, वो जो काल था वो ऐसा समय था कि जब विदेशी शासकों के सामने
एक के बाद एक, क्योंकि राजा सब अलग अलग थे, संगठित नहीं थे। भारतीय राजा वीरों की कमी नहीं थी, उनकी शक्ति में कमी नहीं थी, देशभक्ति की कमी नहीं थी, लेकिन कमी किसकी थी? एक उनके अंदर अहम था कि मैं बड़ा, मैं ध्रुव जी के साथ कैसे मिल सकता हूं, राम कुमार जी कहेंगे हम इनके साथ कैसे मिल सकते हैं, हम अलग अलग खड़े। बस ये जो संगठित नहीं होने की जो बात थी, केवल और केवल उसके कारण एक के बाद एक राजा हारते गए या हार मानते गए, लड़े ही नहीं। और हमारे देश का, और जब विदेशी सेना की जो विदेशी सत्ता की सीमा जब गोंडवाना साम्राज्य से मिली, वहां हार के मांडू में बाज बहादुर थे, इधर यूपी साइड में थे जो सेनापति थे अकबर के, जिन्होंने गोंडवाना पे आक्रमण किया था मिलकर। उसके पहले राजा दलपत शाह जब थे, राजा दलपत शाह के समय में गोंडवाना साम्राज्य की ओर किसी भी विदेशी शासक ने आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की। पूरा उत्तर भारत आप देखिए, उत्तर भारत में सब लड़ाइयां हो रही थी, सारे भारतीय राजाओं का आक्रमण हो रहे थे, लेकिन गोंडवाना साम्राज्य, अर्जुन जी, गोंडवाना साम्राज्य की तरफ देखने की हिम्मत किसी ने नहीं। इतना शक्तिशाली और बड़ा साम्राज्य, विशाल साम्राज्य था गोंडवाना साम्राज्य। ऐसे विशाल साम्राज्य की दुर्भाग्य से महारानी दुर्गावती विडो हो गई और उन्होंने विधवा महिला कमजोर समझकर मुगल सेना ने आक्रमण किया। पहले तो बाज बहादुर ने आक्रमण किए, हारते गए, और उन्होंने 14 साल की उम्र में अकबर, 1 मिनट में मैं बात पूरी करता हूँ, राजा बनाया। और लेकिन उसका जन्म कहाँ हुआ था मालूम है आपको? राजपूत राजा के महल में। अकबर की मां को शरण दिया था राजपूत राजा भारत। तो सही है, राजपूत राजा ने उनको शरण दिया था, उनकी मां। उनका जन्म हुआ था राजपूत राजा के महल में, और वो पला बढ़ा भी हुई। 14 साल की उम्र में वो राजा बने, और इसके बाद उन्होंने मांडू को जीता और फिर गोंडवाना पे आक्रमण। गोंडवाना पे आक्रमण उन्होंने बहुत ही षड्यंत्र पूर्वक, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पहले को रानी दुर्गावती जी को ऑफर भेजा, प्रस्ताव भेजा कि आप हमारी अधीनता मानो, हम आपको और आजीवन राज करो। प्रस्ताव क्या था कि आप अधीनता मानो और आजीवन राज करो। प्रस्ताव कैसा था? कुछ भी नहीं, ठीक है, अधीनता मानो और राज करो, क्या समस्या थी? सामान्य रूप से ये दिखता है क्या समस्या थी? और राजाओं ने किया ऐसा। अकेली दुर्गावती जी ने गोंडवाना साम्राज्य की राजनीति क्यों ऐसा नहीं की? उन्होंने केवल इसलिए नहीं किया कि वो भारतीय परंपरा और संस्कृति, भारतीय परंपरा और संस्कृति और गोंडवाना की आन बान और शान को वो कायम रखना चाहते। केवल जीवित रहकर, अधीनता मानकर जीवित रहकर वो राज नहीं करना चाहते, वो स्वतंत्र रूप से राज करना चाहते। इसलिए उन्होंने वो जानती थी कि उनके पास, गोंडवाना साम्राज्य के पास तोपें नहीं थी, विदेशी सेना के पास तोपें थी, बड़ी सेना थी, और वो बड़ी सेना सब भारत से बटोरी गई। फिर भी उन्होंने अधीनता नहीं मानी और तोपों के आगे तीर तलवार से लड़ना स्वीकार किया। आप कल्पना करिए, सामने तोपें हैं और इधर तीर तलवार और बंदूकें, उससे वो सामना करना है। तो ऐसे इतना ऐसी साहसी महारानी दुर्गावती और गोंडवाना साम्राज्य की सेना, जिन्होंने
तोपों की भी परवाह नहीं की और उन्होंने दुर्गावती लड़ाई नहीं हारी। जैसे आपने बताया 52 लड़ाइयां जीती, मोहंती साहब ने बताया था 52 लड़ाइयां हुई, हर लड़ाई उन्होंने जीती। मुगलों के साथ जो लड़ाई हुई उसमें तीन युद्ध हुए। पहले युद्ध में वो जीती, तोपों के सामना करते हुए जीत गई। उन्होंने वो भाग गए विदेशी आक्रमणकर्ता, लेकिन उन्होंने क्या किया, पीछा करके उनको मारा। क्यों कि हमारी परंपरा है कि भागने वाले पे हमको वार नहीं करना, पीठ पर वार नहीं करना चाहिए, केवल इसलिए छोड़ दिया। फिर दूसरी लड़ाई हुई, उसमें वही हुआ, विदेशी सेना हारी, ये जीती। और इसके बाद ये जश्न मनाने लगे। तो अकबर ने क्या किया था कि गोंडवाना साम्राज्य में उन्होंने महारानी दुर्गावती महिला है कह के महिला राज करेगी आपने करके लोगों को उनके विरुद्ध कर रहे थे। फिर उन्होंने ये कहा कि अकबर बहुत अच्छे राजा हैं। तीसरी चीज कि आपको हम बड़े पद देंगे। तो यहाँ के जो गोंडवाना साम्राज्य के जो सेनापति और दूसरे लोग थे उनको लालच देके और बरकला रहे, और उसका फायदा उठा के उन्होंने आक्रमण किया रानी दुर्गावती के फिर से। और जो जीती हुई लड़ाई जो है वो केवल उनके साथ, रानी दुर्गावती के साथ धोखा हुआ, उनके अपने लोगों ने ही उनको धोखा दिया और वो उन्होंने अपना बलिदान दिया, आने ने बलिदान दिया। वो बलिदान देके और इसके बाद जब बलिदान हो गया महारानी का, तो फिर मुगलों ने, विदेशियों ने अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, और आप भारत माता की, भारत माता की।